नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। हो गया ऐलान, जनगणना की अधिसूचना जारी, इतने चरणों में होगी। बड़ी खबर, भारत में 16 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जनगणना कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को 2027 में जनगणना कराने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। पूरे देश में 2 चरणों में जनगणना होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि यह जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी और पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। इसके लिए विशेष मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा, जो पारंपरिक जनगणना प्रक्रिया से हटकर एक तकनीकी नवाचार होगा। गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें 2027 की जनगणना और जातीय गणना से जुड़ी प्रक्रिया को औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई है। यह जनगणना मार्च 2027 तक पूरी कर ली जाएगी। इसका प्राथमिक आंकड़ा भी उसी माह जारी कर दिया जाएगा। हालांकि विस्तृत रिपोर्ट आने में वर्ष 2027 के अंत तक का समय लगेगा। पूरी प्रक्रिया लगभग 21 महीनों में संपन्न होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खुले रहेंगे सरकारी स्कूल, सभी डीईओ और डीएसई को भेजा गया पत्र। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। माह का तीसरा शनिवार होने पर भी स्कूल खुले रहेंगे। इस दिन सभी स्कूलों में योग संगम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चे, शिक्षक, अभिभावक और विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य योग करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसे लेकर भेजे गए पत्र में बाकायदा केंद्र के पत्र भी सम्मिलित किए गए हैं। शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह ने अपने पत्र में सभी स्कूलों में केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार सुबह 6:30 बजे से 7:45 बजे तक सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि तथा अन्य गणमान्य लोगों को भी बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों से इस आयोजन को लेकर गूगल शीट पर रिपोर्ट भी देने को कहा गया है। रांची सहित 6 जिलों में आज देर शाम भारी बारिश, मानसून की दस्तक से पहले भारी बारिश का अलर्ट। इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश से पहले ही मौसम में करवट बदलने के पूरे आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने आज से 19 जून 2025 तक के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून के प्रभाव से राज्य के अलग अलग जिलों में तेज बारिश, जल जमाव और सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने की चेतावनी दी गई है। सोमवार यानी आज 16 जून को देर शाम राज्य के लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार यह बारिश मानसून के आगमन की शुरुआत मानी जा रही है। इसी तरह मंगलवार 17 जून को राज्य के गुमला, सिमडेगा और खूंटी में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा लातेहार, लोहरदगा, रांची और पश्चिमी सिंहभूम में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पलामू में सूखे कुएं में उतरे बाप बेटे की मौत, 30 फीट गहरे कुएं में गिरा था लोटा, उसे ही निकालने में दोनों की गई जान। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के सहियारा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एक सूखे कुएं में गिरे लोटे को निकालने के प्रयास में बाप बेटे की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मुन्ना रजवार का लोटा 30 फीट गहरे कुएं में गिर गया था। वह लोटा निकालने कुएं में उतरा, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आया। चिंतित होकर पिता जगत रजवार टॉर्च लेकर कुएं में देखने गए। बेटे को कुएं में देख वह भी उसे बचाने उतर गए। कुएं में पानी नहीं था और निचले हिस्से में कीचड़ जमा था, यही दोनों फंस गए। आशंका जताई जा रही है कि दम घुटने से जान गई है। सोमवार सुबह ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली। डरे सहमे लोग, कोई भी व्यक्ति कुएं में उतरने को तैयार नहीं हुआ था। प्रशासन को सूचना दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कुएं में ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन की सप्लाई की गई और हवा के लिए पंखा लगाया गया। इसके बाद ग्रामीण कुएं में उतरे और दोनों के शव बाहर निकाले गए। पाकुड़ के पचवाड़ा कोल ब्लॉक में काम ठप, मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर ग्रामीणों ने बंद किया काम, डुगडुगी बजाकर विरोध प्रदर्शन। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र स्थित पचवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक में कोयला खनन और ट्रांसपोर्टेशन काम ठप हो चुका है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने जमीन के पूर्ण मुआवजा भुगतान, खनन के बाद समतलीकरण और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। शनिवार को ग्रामीण डुगडुगी बजाते हुए खनन स्थल पहुंचे और सभी गतिविधियां रोक दी। आज भी प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन की सूचना पर WPDCL
बीजीआर और डीबीएल कंपनी के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अडिग रहे। विरोध के कारण कोयला ढुलाई के लिए पहुंचे सैकड़ों वाहन सड़क पर खड़े हो गए हैं, जिससे परिवहन व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। ग्रामीण इंद्रियस मुर्मू और सुरेश टुडू ने कहा कि वे काफी समय से कंपनी प्रबंधन से अपनी मांगों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण के बाद उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला और जिन लोगों को भुगतान मिला भी है उन्हें जमीन समतलीकरण और आजीविका के विकल्प जैसी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। हजारीबाग के जंगल में मिला युवती का शव, बुरी तरह कुचला हुआ है चेहरा, दफनाने के बाद नमक भी डाला गया, जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग के बरकट्टा थाना क्षेत्र के बरकन गांगो पंचायत अंतर्गत बनकेश्वरी जंगल में सुबह एक अज्ञात युवती का शव बरामद किया गया। बॉडी मिलने की बात से इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीण जब जंगल की ओर गए तो उन्हें तेज दुर्गंध का एहसास हुआ। पास जाकर देखने पर जमीन पर नमक बिखरा था और मिट्टी के नीचे किसी कपड़े की झलक दिख रही थी। इसकी सूचना उन्होंने तत्काल पुलिस को दी। सूचना पर बरकट्टा थाना प्रभारी गौतम उराव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। खुदाई करवाई गई तो एक युवती का शव बरामद किया गया, जिसे कपड़े में लपेटकर नमक छिड़का गया था और ऊपर से मिट्टी डालकर छिपा दिया गया था। शव की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया गया कि हत्या की वारदात को अंजाम देकर पहचान छिपाने के उद्देश्य से शव को जंगल में दफना दिया गया है। मृतका के चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया गया था, जिससे उसकी पहचान कर पाना संभव नहीं हो सका है। थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। शुरुआती जांच में यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। चांडिल में डूबे पॉलिटेक्निक के छात्र का शव बरामद, 8 दोस्त नहाने पहुंचे थे डैम। चांडिल डैम में रविवार को नहाने के क्रम में डूबे पॉलिटेक्निक के छात्र 20 वर्षीय मोहम्मद शाहिल का शव सुबह बरामद कर लिया गया है। मृतक मोहम्मद शाहिल रांची के रामगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है। शव मिलने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं मृतक के परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है, जिसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर 8 दोस्त चांडिल डैम नहाने के लिए धनबाद और रांची के रहने वाले थे, लेकिन डैम में नहाने के बाद एक दोस्त वापस नहीं लौटा। साथ गए दोस्तों ने घटना की जानकारी देर शाम चांडिल थाना की पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की खोजबीन की जा रही थी। इसी क्रम में सोमवार सुबह गोताखोरों की मदद से युवक के शव को डैम से बाहर निकाला गया। रजरप्पा मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, 25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, कई बेहोश। झारखंड के रामगढ़ जिले में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां छिन्नमस्तिका धाम रजरप्पा में रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बावजूद दूर दराज से आए करीब 25,000 से ज्यादा भक्तों ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई और पूजा अर्चना की। गर्मी का असर इतना ज्यादा था कि कई महिलाएं और बच्चे दर्शन की लंबी कतारों में खड़े खड़े बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ श्रद्धालुओं को भारी भीड़ के कारण मुख्य मंदिर के बाहर से ही दर्शन करके लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि 15 जून को रविवार होने के कारण झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में भक्त रजरप्पा पहुंचे थे। सुबह 3 बजे से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ लगने लगी थी, जो दिन भर जनसैलाब में बदल गई। 400 करोड़ की लागत से बनकर तैयार रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर, 19 जून को नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। राजधानी रांची के लोगों को एक ही महीने में दूसरी सौगात मिलने वाली है। 19 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके शुरू हो जाने से रांची वासियों को रातू रोड में लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी। बता दें कि कभी रातू रोड में नाका बाबा खटाल से पिस्का मोड़ तक करीब 2.5 किलोमीटर का सफर पूरा करने में आधा से 1 घंटे का समय लगता था, लेकिन एलिवेटेड कॉरिडोर के जरिए अब यह सफर महज 7 मिनट में पूरा हो जाएगा। सारंडा जंगल में किरीबुरू के भनगांव में हाथी ने युवक को कुचलकर मार डाला। घने सारंडा जंगल में किरीबुरू वन प्रक्षेत्र अंतर्गत भनगांव में रविवार के शाम करीब 6:30 बजे एक उग्र दंतैल हाथी ने 35 वर्षीय युवक मुगंडू नायक पिता रोनू नायक को दौड़ा दौड़ाकर कुचल डाला। ये वही हाथी है जो पिछले 1 महीने से नवागांव और भनगांव क्षेत्र में दहशत फैला रहा है और अब तक 3 जाने ले चुका है, 2 झारखंड में और 1 ओडिशा में। घटना के वक्त गांव में रोजो पर्व मनाया जा रहा था। गांव के पास झूला सजाया गया था और मृतक मुगंडू नायक अपने एक साथी के साथ पैदल वहां जा रहा था। इसी बीच पास के जंगल में छुपा हाथी अचानक बाहर निकला और दोनों युवकों पर हमला कर दिया। एक युवक तो किसी तरह आम के पेड़ की आड़ लेकर जान बचाने में सफल रहा, लेकिन मुगंडू को हाथी ने लगभग 20 से 30 फीट तक दौड़ाकर पकड़ लिया और पटक पटक कर मार डाला। घटनास्थल पर मृतक का चप्पल और टॉर्च पड़ा मिला है। हाथी की हिंसा सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार यह ओडिशा सीमा से सटे गांव में भी एक महिला को मौत के घाट उतार चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले युवक गिरफ्तार। चतरा के कुंदा थाना क्षेत्र के बरूरा शरीफ में एक सप्ताह पहले आयोजित कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का एक वीडियो वायरल हुआ।
इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नारा लगाने वालों में से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक की पहचान बरही निवासी आदिल खान के रूप में की गई है। उसे रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार आदिल खान वीडियो फुटेज में साफ तौर पर नारा लगाते हुए देखा गया है, जिसके आधार पर यह गिरफ्तारी की गई। अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद देशद्रोह जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। बुजुर्ग भाजपा नेता को मारा सरेआम थप्पड़, दो गुट आपस में भिड़े, पुलिस ने कराया शांत। धनबाद के महुदा थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल बंगला मोड़ पर रविवार की रात अचानक हो हल्ला होने लगा। दरअसल भाटड़िया निवासी गुड्डू हजारी ने एक बुजुर्ग भाजपा नेता भरत नोनिया को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद अचानक माहौल बिगड़ गया। घटना की जानकारी पर दोनों गुटों के समर्थक बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए और एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे। घटना की सूचना पर महुदा पुलिस मौके पर पहुंची दोनों गुटों को समझाने में जुट गई। इसके बावजूद दोनों गुट पुलिस की मौजूदगी में भी लाठी डंडे व तलवारें लहरा रहे थे और पुलिस मुखदर्शक बनी थी। मामला बिगड़ता देख महुदा सर्कल इंस्पेक्टर ममता कुमारी मौके पर पहुंची और पीड़ित नेता को कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। इस संबंध में भरत नोनिया ने बताया कि वे पड़ोस से श्राद्ध कर्म का खाना खाकर लौट रहा था, तभी गुड्डू हजारी ने उनके बेटे को बुलाया। बताया कि गुड्डू हजारी से कारण पूछा तो उसने थप्पड़ जड़ दिया, जिससे माहौल बिगड़ गया। बिहार ले जाई जा रही शराब की खेप जब्त, तीसरी पुलिस ने टोयोटा कार जब्त किया। 466 बोतल शराब बरामद, दरभंगा के 2 तस्कर धराए। गिरिडीह की तीसरी पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चंदौरी में एक टोयोटा कार को रोका। कार से 466 शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। पुलिस को सूचना मिली कि एक सफेद टोयोटा कार में शराब लोडकर बिहार ले जाई जा रही है। चंदौरी में कार को रोका गया। 2 युवक पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि कार से 15 कार्टून और 4 प्लास्टिक के बोरों में शराब मिली है। बरामद शराब में आइकॉनिक व्हाइट की 68 बोतलें, रॉयल स्टेज की 216 बोतलें, स्टर्लिंग रिजर्व B7 की 119 बोतलें और इंपीरियल ब्लू की 63 बोतलें शामिल हैं। सभी बोतलों पर फॉर सेल इन झारखंड ओनली लिखा हुआ था। भूमि विवाद निपटारे के लिए नई पहल, अब मंत्री खुद सोशल मीडिया पर शिकायत सुन लेंगे संज्ञान। झारखंड सरकार ने भूमि विवादों के समाधान के लिए तकनीक और पारदर्शिता आधारित एक नई पहल शुरू की है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने ऐलान किया कि अब वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतों को सुनेंगे और इस पर संज्ञान लेंगे। मंत्री दीपक बिरुआ ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि वे भूमि से संबंधित आवेदन और शिकायतें सोशल मीडिया के जरिए भी स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्दी एक नंबर साझा किया जाएगा जिस पर भूमि संबंधित शिकायतें की जा सकती हैं। मंत्री ने समाजसेवी बंधुओं से अपील की कि वे भूमि संबंधित मामलों में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में कार्य करें। मामले को उठाने से पहले संबंधित व्यक्ति से मिलकर वार्तालाप कराएं ताकि मामलों का समाधान हो सके। बिना अनुमति विदेश गए तो होगी कार्रवाई, झारखंड में सरकारी डॉक्टरों के लिए सख्त निर्देश, विदेश यात्रा से पहले लेनी होगी अनुमति। झारखंड सरकार ने अब सरकारी डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अन्य पदाधिकारियों को विदेश यात्रा पर सख्त रुख अपनाया है। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किया कि कोई भी डॉक्टर या अधिकारी व्यक्तिगत खर्च पर भी विदेश यात्रा करना चाहता है तो उसे यात्रा से 30 दिन पहले विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए शपथ पत्र देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल हाल के दिनों में कई मामलों में देखा गया कि राज्य के सरकारी डॉक्टर बिना अनुमति लिए विदेश यात्रा पर चले जाते हैं, जिससे चिकित्सक महाविद्यालय में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टरों की गैर मौजूदगी से मरीजों के इलाज में भी बाधा पहुंच रही है। कई डॉक्टर ऐसे भी हैं जो इस्तीफा देकर चुपचाप गायब हो जाते हैं, जिसकी न विभाग को सूचना होती है और न ही उनके वरिष्ठ अधिकारियों को। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में झारखंड के 13 जिलों के 55 शिक्षण संस्थान रडार पर, एसीबी ने केंद्र से जताई नाराजगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में संभावित गड़बड़ी को लेकर झारखंड के 13 जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य सरकार के विशेष सचिव एस भूटिया द्वारा भेजे गए पत्र में इन जिलों के 55 शैक्षणिक संस्थानों का नाम दर्ज है। जिन जिलों के संस्थान जांच के दायरे में हैं उनमें रांची, धनबाद और हजारीबाग शीर्ष पर है। विशेष सचिव ने पत्र में कहा कि कई जिलों से रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण उचित कार्यवाही में देरी हो रही है। इस योजना से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है। एसीबी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जिलों द्वारा सहयोग नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। पत्र में कोडरमा के कैपिटल यूनिवर्सिटी और राम गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का उल्लेख है। वहीं धनबाद के जिंद कॉलेज, केसीएम कॉलेज निरसा, बीएसके कॉलेज मैथन, लॉ कॉलेज, ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई, कुमार प्राइवेट आईटीआई, विनोद कुमार बिहारी महतो, कोयलांचल यूनिवर्सिटी और बलियापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जांच के घेरे में है। रिम्स में बिरहोर नवजात की मौत पर गंभीर जांच, 3 सदस्यीय टीम गठित। राजधानी रांची स्थित रिम्स में बिरहोर समुदाय के एक 4 दिन के नवजात की मौत के मामले में तूल पकड़ लिया है।
इस संवेदनशील घटना को गंभीरता से लेते हुए रिम्स प्रबंधन ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए रिम्स प्रशासन ने 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति का गठन किया है। इस समिति में नवजात विभाग के विभागाध्यक्ष, सेंट्रल इमरजेंसी के प्रमुख और उपाधीक्षक 2 को शामिल किया गया है। टीम को सभी पहलुओं की गहन जांच कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। बताते चले कि यह मामला तब सामने आया जब जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल से बिरोहोर समुदाय के एक 4 दिन के नवजात को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया था। परिजनों का आरोप है कि रिम्स पहुंचने के बावजूद बच्चे का समय पर इलाज शुरू नहीं किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। जामताड़ा में बिजली की समस्या पर मंत्री इरफान अंसारी की बैठक, पदाधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बिजली समस्या को लेकर पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने बिजली विभाग के पदाधिकारी से साफ कहा कि अब जामताड़ा को 24 घंटे बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में बिजली की समस्या से त्रस्त आम जनता की शिकायत पर मंत्री इरफान अंसारी ने अपने आवास पर एक बैठक की, जिसमें बिजली विभाग के पदाधिकारी के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में बिजली विभाग के जनरल मैनेजर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विभाग के एसडीओ मौजूद रहे, साथ ही उपायुक्त रवि आनंद भी शामिल हुए। इस मीटिंग में मंत्री इरफान अंसारी ने विभाग के पदाधिकारी को बिजली की समस्या दूर करने और जामताड़ा में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की। इसके अलावा बिजली बिल को लेकर लोगों को हो रही परेशानी और बिजली मीटर लगाने समेत बिजली लाइन काटने और सुधारने को लेकर मिली शिकायत को भी मंत्री इरफान अंसारी ने गंभीरता से लिया। साथ ही उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। साहिबगंज में अबुआ आवास के कुछ लाभुकों को अब भी राशि का इंतजार, लाभार्थी फूस के घरों में रहने को मजबूर। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना, जिसका उद्देश्य गरीबों को 3 कमरों वाला पक्का मकान उपलब्ध कराना है, मंडरो प्रखंड के कुछ लाभुकों के लिए अभी भी पूरी तरह साकार नहीं हो पाई है। तमाम कोशिशों के बावजूद कई लाभार्थियों के खातों में अब तक आवास निर्माण की पहली किस्त की राशि जमा नहीं हुई है, जिससे वे अपने पुराने टूटे फूटे फूस और मिट्टी के कच्चे मकानों में रहने को विवश हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लाभार्थी हैं जिन्हें योजना का लाभ मिला है और वे इससे काफी संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार मंडरो प्रखंड क्षेत्र के दामिन भीटा पंचायत की चुनकी देवी, जिनका अबुआ आवास ID 784094 है, उन्होंने बताया कि उनकी आवास के लिए जियो टैग 8 महीने पहले हो चुका था, लेकिन उनके खाते में अब तक एक भी किस्त जमा नहीं हुई है। चुनकी देवी फिलहाल एक पुरानी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। इसी तरह रामवती देवी ने भी शिकायत की कि उन्हें भी अभी तक आवास की राशि नहीं मिली है। पूर्वी सिंहभूम में 38 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट को अवैध करार देते हुए विभाग ने किया कार्यमुक्त। पूर्वी सिंहभूम में करीब 20 वर्षों तक कार्य कर चुके सरकारी स्कूलों में पदस्थापित पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट को अवैध बताते हुए शिक्षा विभाग की ओर से 38 शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया गया है। इन 38 शिक्षकों के इंटर के सर्टिफिकेट को सरकार ने अवैध बताते हुए कार्रवाई की है। उक्त सभी पारा शिक्षकों को गर्मी छुट्टी शुरू होने से पूर्व ही विभाग की ओर से पत्र भेजकर स्कूल नहीं आने का निर्देश दिया गया था। इधर सरकार के इस आदेश के बाद से जिले के पारा शिक्षकों में गुस्सा व्याप्त है। पारा शिक्षकों का कहना है कि जब उनकी बहाली हुई थी तब सभी संस्थानों के सर्टिफिकेट वैध थे, लेकिन बाद में सरकार के स्तर से उक्त सभी संस्थानों के सर्टिफिकेट को अवैध करार दे दिया गया, जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। बता दें कि हटाए गए इन 38 पारा शिक्षकों में सबसे ज्यादा पोटका प्रखंड के 10, जमशेदपुर के 8, मुसाबनी के 6, गुड़ाबांधा के 1, बहरागोड़ा के 3, डुमरिया के 1, धालभूमगढ़ के 2, घाटशिला के 5, पटमदा के 1, बोडाम के 1 शिक्षक शामिल हैं। इन सभी पारा शिक्षकों के द्वारा प्रयाग महिला विद्यापीठ, इलाहाबाद भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, राजकीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, हिंदी विद्यापीठ देवघर और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद का सर्टिफिकेट विभाग को दिया गया था। 108 एम्बुलेंस के कर्मी 28 को राजभवन के समक्ष देंगे धरना। राज्य भर में 108 एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत कर्मचारियों ने 28 जून को राजभवन के समक्ष विशाल महाधरना प्रदर्शन की घोषणा की है। एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत कर्मचारी झारखंड सरकार और सेवा प्रदाता संस्थाओं द्वारा लगातार अनदेखी किए जाने का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी संघ का आरोप है कि उन्हें न तो ऑफर लेटर और न ही ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। इसके कारण भविष्य में उनके सेवा समाप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की गारंटी नहीं है। संघ का कहना है कि नियमित पत्राचार और मांगों के बावजूद अब तक सरकार और संस्था की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। संघ के अनुसार कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, स्थायी नियुक्ति, पुरानी सेवाओं का बकाया भुगतान, NHM से स्थायित्व जैसी बुनियादी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को 28 जून से पहले नहीं माना गया तो वे कार्य बहिष्कार समेत उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। रविवार को संघ द्वारा आयोजित बैठक में भारतीय मजदूर संघ प्रदेश महामंत्री राजीव रंजन, संगठन मंत्री ब्रिजेश कुमार व अन्य उपस्थित थे।
गिरिडीह में पंचायत सेवक का शव रखकर धरना, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अड़े प्रदर्शनकारी। डुमरी बीडीओ सहित 4 पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पंचायत सेवक सुखलाल महतो का शव रविवार देर रात डुमरी लाया गया। शव को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और आजसू पार्टी के नेता समेत कार्यकर्ताओं ने मृतक के परिजनों के साथ प्रखंड परिसर में बैठकर धरना दिया। इनके द्वारा 4 मांग रखी गई है, जिसमें मृतक के परिजनों को नौकरी के साथ 50 लाख का मुआवजा और आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ गिरफ्तारी शामिल है। बता दें कि इलाज के क्रम में पंचायत सेवक की मृत्यु रांची के रिम्स में हो गई थी। इसी बीच शांतिपूर्ण तरीके से शव लेकर बैठे लोगों का साफ कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक शव का अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। झारखंड में कब शुरू होगी खुदरा शराब की बिक्री? 1 माह पहले ही मिल चुकी है स्वीकृति। झारखंड में नई उत्पाद नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिले 1 माह हो चुका है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। उत्पाद विभाग ने इस वर्ष फरवरी में नई उत्पाद नीति का ड्राफ्ट जारी किया था। नीति पर मिले सुझाव पर आपत्ति पर विचार के बाद ड्राफ्ट को मार्च में अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद उत्पाद नीति को वित्त विभाग, विधि विभाग व राजस्व पार्षद के पास सहमति के लिए भेजा गया था। इन विभागों से सहमति मिलने के बाद पिछले माह प्रस्ताव को कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल गई थी। उत्पाद आयुक्त के ट्रेनिंग में जाने के कारण नीति को लागू करने की आवश्यक प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। आज 16 जून से उत्पाद आयुक्त पदभार संभाल सकते हैं। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें लगभग 45 दिनों का समय लग सकता है। ऐसे में अगस्त से नई उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब की बिक्री शुरू होने की संभावना है। मजदूर की जगह मशीन से लिया जा रहा काम, रोजगार के अभाव में पलायन को मजबूर ग्रामीण। गोड्डा के ठाकुर गंगटी प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों मनरेगा का काम मजदूरों की बजाय मशीनों से कराया जा रहा है। ऐसे में मजदूर काम के अभाव में अपने घर परिवार का खर्च भी उठा नहीं पाते हैं। विभागीय कर्मियों की जुगलबंदी का आलम है कि दर्जनों मजदूरों की पेट पर लात मार देते हैं। ठाकुर गंगटी प्रखंड क्षेत्र के मुड़िया पंचायत में चल रहे मनरेगा योजनाओं के कार्य में ट्रैक्टर मशीन का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीण मजदूरों को काम नहीं मिल रहा और वे पलायन करने को मजबूर होते हैं। बताया जाता है मनरेगा योजना के द्वारा किसानों के लिए बनाए जा रहे सिंचाई कूप निर्माण कार्य में मजदूरों से नहीं कराकर ट्रैक्टर मशीन से खुदाई कराई जाती है। वीडियो फोटो तेजी से वायरल भी हुआ है। इस बारे में महागामा पूर्व विधायक अशोक कुमार भगत ने फेसबुक में वीडियो डालकर कहा कि मनरेगा योजना में इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है। अधिकारियों की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे न सिर्फ बेरोजगारी बढ़ेगी, झारखंड सरकार में अराजकता भी बढ़ रही है। 8 आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार देने के मामले को लेकर सरकार गंभीर, डीजीपी से पूछा स्पष्टीकरण। झारखंड सरकार ने डीजीपी द्वारा 8 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देने के मामले को गंभीरता से लिया है। इसे लेकर गृह विभाग ने डीजीपी अनुराग गुप्ता से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। गृह विभाग ने कहा 10 जून को डीजीपी कार्यालय से जारी उस आदेश को रद्द कर दिया गया है, जिसमें 8 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय के स्तर से एक आदेश जारी कर राज्य के 8 आईपीएस अधिकारियों को रिक्त पदों का प्रभार देने का आदेश जारी किया था। इसे लेकर 13 जून को गृह विभाग के संयुक्त सचिव आलोक कुमार ने डीजीपी को एक पत्र लिखा। संयुक्त सचिव ने पत्र में इस बात पर जोर दिया कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के अल्पकालिक मुख्यालय से अनुपस्थिति के दौरान 1 माह की अवधि के लिए वैकल्पिक अवस्था के तहत अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। हालांकि इस तरह के निर्णय के लिए मुख्य सचिव स्तर से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। पलामू में बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन, शहीद आईपीएस अजय कुमार सिंह और अमरजीत बलिहार को किया समर्पित। पलामू का बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट शहीद आईपीएस अजय कुमार सिंह और अमरजीत बलिहार को समर्पित किया गया है। पलामू पुलिस स्टेडियम में बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया गया। रविवार शाम इनका उद्घाटन किया गया। बास्केटबॉल कोर्ट को लोहरदगा के शहीद एसपी आईपीएस अजय कुमार सिंह और बैडमिंटन कोर्ट को दुमका के शहीद एसपी अमरजीत बलिहार के नाम पर तैयार किया गया है। दोनों स्पोर्ट कोर्ट को पलामू पुलिस परिवार एवं आम लोगों के लिए तैयार किया गया है। दोनों कोर्ट का निर्माण पिछले कुछ महीनों से चल रहा था। दोनों कोर्ट का निर्माण ABCIL भारत वाणिज्य कर लिमिटेड और पलामू पुलिस के अधिकारी एवं जवानों की मदद से तैयार किया गया है। रविवार देर शाम पलामू एसपी रेशमा रमेशन, हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान एसएसपी अभियान अरुण कुमार सिंह, आदित्य बिरला केमिकल इंडिया लिमिटेड के यूनिट हेड, भारत वाणिज्य कर लिमिटेड के अधिकारी SCDPO मणिभूषण प्रसाद, आलोक कुमार टूटी, DSP राजेश यादव, राजीव रंजन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। किराए के मकान में चल रहे 11,000 आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी स्कूलों में शिफ्ट होंगे, खर्च बचाना और बच्चों का विकास उद्देश्य। झारखंड में किराए के मकानों में चल रहे करीब 11,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को अब सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य न सिर्फ किराया खर्च कम करना है, बल्कि बच्चों को स्कूली माहौल से पहले ही परिचित कराना भी है। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
और शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में झारखंड सरकार को पत्र भेजकर जल्द फैसला लेने को कहा है। राज्य में वर्तमान में 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। इनमें कई केंद्र किराए के भवनों में है। सरकार इन केंद्रों के लिए हर महीने 500 से 1,000 रुपए तक किराया देती है। अब इन केंद्रों को ऐसे सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा जहां पर्याप्त कमरे या भूमि उपलब्ध है। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस दिशा में कदम उठाते हुए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों की टीम यह आकलन कर रही है कि कितने आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो स्कूलों के नजदीक हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट करना फिलहाल संभव नहीं है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।